हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 4 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले 3 पार्ट में हमने देखा कि इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे इंडिया में कैसे होती है, फिर उसके फंक्शन क्या-क्या के हमने नीति आयोग देखा, फिर प्लानिंग कमीशन देखा, नीति आयोग के फंक्शन हमने देखे। अभी इस पार्ट में हम लोग देखेंगे ये पॉइंट प्लानिंग कमीशन को क्यों हटा के यहाँ पे नीति आयोग को लाया गया है, फिर अकाउंटेबिलिटी कौन-कौन सी, फिर यहाँ पे प्रमोटिंग इनोवेशन हम देखेंगे और नीति आयोग स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से कि प्लानिंग कमीशन नॉट इन ट्यून विद न्यू डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। तो प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग को क्यों लाया गया? अभी इसका सिंपल सा आंसर है कि प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग को इसलिए स्थापित किया क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो था ना वो बहुत ही सेंट्रलाइज था, यानी कि जो प्लानिंग की जाती थी, जो पॉलिसीज बनाई जाती थी, उसमें ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल ज्यादा था। सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा हद तक निर्णय लेते थे। लेकिन नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक डिसेंट्रलाइज्ड है। ये प्लानिंग करते वक्त स्टेट गवर्नमेंट या जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है उन सभी को प्लानिंग में शामिल करता है, ताकि सबकी राय को यहाँ पे कंसिडर करके प्लानिंग हो। या सबसे मतलब यही है ना नीति आयोग स्थापन करने का। चलिए अब देखते हैं कि बुक में क्या दिया गया है। बुक वाले कह रहे हैं कि द प्लानिंग कमीशन इज आउट ऑफ सिंक विद द करंट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। तो अभी हमारी करंट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी हुई ना, जो हमारा रिसेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से प्लानिंग कमीशन काम नहीं कर रहा था। अब प्लानिंग कमीशन हमने बनाया था आजादी के बाद, है ना, तब की सिचुएशन कुछ और थी। और अभी जब नीति आयोग आया तो 2015 में, तो 2015 में सिचुएशन कुछ और थी। The over the years there were two inconsistencies between the Indian development strategy and the 5-year planning model that hampered the economic climate। अब बोल रहे हैं कि वहां पे ना इतने सारे साल बीत गए तो टू इनकंसिस्टेंसीज वहां पे पैदा हुई। इनकंसिस्टेंसी मतलब विसंगति, है ना, कोई दो चीजें जो एक दूसरे से मिलाप नहीं खाती हो। तो वहां पे जो विसंगति थी वो किसके बीच थी? इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी एंड 5-year प्लानिंग मॉडल। मतलब डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी एक्चुअल में कैसी होनी चाहिए थी और प्लानिंग मॉडल में वो कैसी थी, है ना, कागज पे आपने क्या लिखा है और एक्चुअल परफॉर्मेंस में आपका क्या है, इसमें बहुत डिफरेंस था, है ना, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्लाइमेट हमारा खराब हुआ। द फर्स्ट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ प्लानिंग फ्रेमवर्क एंड द मार्केट्स रूल। अब टू इनकंसिस्टेंसीज कहाँ पे थी? तो पहली वाली ये थी कि आपका मॉडल कैसा है ना, आपका प्लानिंग फ्रेमवर्क कैसा है, आपने कैसे कैसे प्लानिंग बना रखी है, लेकिन एक्चुअल द मार्केट रूल, है ना, मार्केट में सिचुएशन क्या है। आजादी के बाद हमारी स्थिति कुछ और थी और 2015 में हमारी स्थिति कुछ और है। तो 2015 में हम प्लानिंग कमीशन के फ्रेमवर्क के अनुसार नहीं चल सकते थे। In the early years after independence, a planning framework was necessary to distribute a low levels of savings to invest in badly needed infrastructure and priority sectors in order to overcome serious infrastructure deficiencies and the economy's lack of competitiveness। बड़ी लाइन है लेकिन मतलब इतना सिंपल है कि जब प्लानिंग कमीशन को लाया गया आजादी के बाद, तब इसका मतलब ये था कि जो भी लो लेवल सेविंग थे हमारे, जो भी घरेलू हमारे सेविंग थे, जो इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग थे, उनको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर में उनको इन्वेस्ट करना जो कि बहुत बैडली परफॉर्म कर रहे थे, जिनके डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं था, डिफिशियंसी थी, जिनकी डेवलपमेंट में कमी थी, उन सेक्टर्स में हमें इन सेविंग्स को लाना था। एंड द इकोनॉमीज लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, और हमें ओवरकम करना था, हमें रिड्यूस करना था, कम करना था। हमारी इकोनॉमी में जो लो कंपटीशन की कमी थी उसको हमें कम करना था, मतलब कंपटीशन हमें बढ़ाना था। However, the framework did not adjust to transition phase following the 1991 economic reform era। लेकिन क्या हुआ, जो हमारा मतलब था वो हम नहीं हासिल कर पाए, क्योंकि फ्रेमवर्क जो था ना हमारा, जो 1991 में हमने देखा ना, जो एलपीजी पॉलिसी हम लाए थे कि फॉरेन रिजर्व हमारा खत्म हो गया था, तो फिर एलपीजी पॉलिसी की वजह से हम लोग बच गए थे। तो 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी में बहुत चेंजेस हुए, लेकिन उसके हिसाब से ये प्लानिंग कमीशन काम नहीं कर रहा था। द सेकंड कंट्राडिक्शन वाज between centralized authority over resource allocation and the state's developmental role in a federal system of government। अब पहला कॉन्फ्लिक्ट तो ये था कि जो कागज पे लिखा है और जो प्रैक्टिकल में हो रहा है वो दोनों एक दूसरे से मिलाप नहीं खाते थे। अब दूसरा कंट्राडिक्शन यहाँ पे ये था कि वहां पे ना एक कंट्राडिक्शन था किन के बीच? रिसोर्स अलोकेशन को लेके सेंटर और स्टेट डेवलपमेंट के रोल है, सेंटर और स्टेट के बीच ना यहाँ पे इतनी बनती नहीं थी। अभी जाहिर सी बात है, मान लीजिए अगर सेंटर में एक पार्टी, मान लीजिए सेंटर में अगर बीजेपी गवर्नमेंट है और मान लीजिए यहाँ पे बिहार है और यहाँ पे यूपी है। अगर बिहार में बीजेपी गवर्नमेंट है और यूपी में अगर कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो बीजे सेंटर वालों का झुकाव हमेशा बिहार की तरफ रहेगा। एक्चुअल में ऐसा होता था फ्रेंड्स ना, ऐसा होता था, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेंटर वालों की जिनके साथ बनती थी ना वो ज्यादा रिसोर्स अलोकेशन वहीं पे करते थे और बाकी स्टेट पे ज्यादा थोड़ा इग्नोरेशन वहां पे होता था। अब इसके रीजन भी दिए गए नीचे। लॉस ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेंस, हमने देखा अभी हर एक स्टेट में अलग अलग पार्टी है। एज वेल एज द राइज ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, और अभी रिसेंटली क्या है ना, कोलिजन गवर्नमेंट्स भी फॉर्म हो रहे हैं।
एंड रीजनल पार्टीज एज मेंबर्स ऑफ अ सेंट्रल कोलिजन, उसके साथ साथ रीजनल पार्टीज भी है, हाइटन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन अ फेडरल सिस्टम। तो इन सारी चीजों ने हमारे प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया, और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गई स्टेट और सेंटर के बीच। एज अ रिजल्ट ऑफ द अबोव, इन सब के कारण the two major sources of economic dynamism, the private sector and states, were forced to operate in a limited environment। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो जो प्राइवेट सेक्टर थी हमारी और जो स्टेट थे, उनको वो पूरी तरह से अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, उनको लिमिटेड यहाँ पे काम करने को मिलता था। अब आगे इन्होंने बोल रखा है कि प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी। अब प्लानिंग कमीशन में अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना था, किस कौन से काम के लिए कौन जिम्मेदार है ये तय करना था। तो बोल रही है द प्लानिंग कमीशन वाज फ्रीक्वेंटली अक्यूज्ड ऑफ मेकिंग डिस्क्रिशनरी ट्रांसफर्स टू स्टेट्स टू फिल नॉन प्लान रेवेन्यू डिफिशियंसीज, देयर बाय वियोलेटिंग द फाइनेंस कमीशन रूल्स। कह रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन क्या करता था ना, भेदभाव करता था। किस बारे में भेदभाव करता था कि ये क्या करता था, जिन जिन स्टेट में जिन जिन स्टेट से उनकी बनती थी, उनको ये नॉन प्लान रेवेन्यू है ना, मतलब आपके प्लानिंग में नहीं है, फिर भी आपने उनको रेवेन्यू यहाँ पे दे दिया है, जिसकी वजह से क्या होता था कि फाइनेंस कमीशन के रूल्स यहाँ पे ब्रेक होते थे। अब देर वॉज अ पॉलिटिक्स एंड सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शंस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब जाहिर सी बात है, आप अपने मन से इनको रेवेन्यू देंगे, पैसे देंगे, तो आपका जो वहाँ पे आपके रिपोर्ट से, मान लीजिए किसी स्टेट को आपको देने थे 100 करोड़, लेकिन आपने दे दिए 150 करोड़ गवर्नमेंट में, तो क्योंकि उसकी स्टेट के साथ बनती है। अब रिपोर्ट में आपने लिखा कि 100 करोड़ है, लेकिन एक्चुअल में आपने कितना दिया ना, 150 करोड़ दिया, तो ये क्या होगा, ये डिफिगरमेंट होगा फ्रेंड्स। आगे बोल रहे हैं वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस फॉर नीति आयोग इज टू इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी इन दी सिस्टम। अब नीति आयोग की यहाँ पे एक बहुत बड़ा नीति आयोग के सामने चैलेंज था कि उसको क्या करना था, अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करनी थी, कौन से काम के लिए कौन जिम्मेदार है, अगर गलत काम है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, कौन यहाँ पे जिम्मेदारी लेगा। प्रीवियसली अंडर द 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच, रिव्यू अकर्ड आफ्टर द प्लान पीरियड हैड कंक्लूडेड। तो पुराने जमाने में प्लानिंग कमीशन में क्या होता था कि जो भी रिव्यू होता था, टाइमली हम रिव्यू कर रहे थे ना, किसी काम किसी प्लान की, ये प्लान अच्छे से काम कर रहा है नहीं, जो जैसा हम लोग चाहिए था, जो एक्यूरेट जो खर्चा है वो एक्यूरेटली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं, हर एक सेक्टर में कितना कितना पैसा दिया गया है, ये रिव्यू क्या होता था ना प्लानिंग कमीशन में, 5 ईयर प्लानिंग के बाद होता था, जब पीरियड 5 साल का खत्म हो जाता था उसके बाद होता था। एज अ रिजल्ट देयर वॉज नो ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब 5 साल के बाद पता नहीं अब हर एक आदमी उस पोजीशन पे है या नहीं, वहां पे कोई प्रॉपर आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए है या नहीं, तो वह इस सिचुएशन में हम किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते थे। नीति आयोग on the other hand has established a development monitoring and evaluation office that collects data on the performance of several ministries in real time। लेकिन नीति आयोग ऐसा नहीं करते। हमारा नीति आयोग के एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस। वो क्या करता है, रियल टाइम पे है ना, रियल टाइम पे मतलब अप टू डेट, रियल टाइम पे जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज है उनके परफॉर्मेंस का डेटा यहाँ पे लेता है और उसके हिसाब से मेजरमेंट करता है। द डेटा इज देन यूज टू एस्टेब्लिश अकाउंटेबिलिटी एंड एनहांस परफॉर्मेंस एट द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग लेवल्स। तो उसी डेटा को यूज करके हमारा नीति आयोग क्या करता है ना, जिम्मे एस्टेब्लिश दी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जिम्मेदार ठहराता है कि किस काम के लिए कौन जिम्मेदार है, जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस बढ़ता है, जो हमारे हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग लेवल से हम बड़ी बड़ी पॉलिसीज इस अप्रोच से बना सकते हैं। तो कह रहे हैं आगे, थ्रू ऑर्गेनाइज्ड सपोर्ट इनिशिएटिव नीति आयोग इज व्यूड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोमोटिंग फिजिकल फेडरलिज्म अमंग द स्टेट। अब यहाँ पे जितने सारे इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं उसके ये क्या करता है ना कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करता है जिसकी हेल्प जिसकी हेल्प लेके नीति आयोग क्या है ना, जो स्टेट है हमारे वेरियस उनके बीच एक मिलाप करता है ना। फेडरलिज्म मतलब फिजिकल फेडरलिज्म, मतलब जो फाइनेंशियल आपका जो मिलाप है वो यहाँ पे वो करने की कोशिश करता है, प्रमोट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन सेक्टर्स लाइक एनर्जी एंड एनवायरमेंट, education and poverty alleviation, where coordinated action and timely decisions are crucial for implementing development agenda। अब बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे स्टेट और सेंटर के बीच ना नहीं बनती है, लेकिन वहाँ पे बनना जरूरी होता है। कौन कौन से सेक्टर, जैसे कि एनर्जी हो गए, एनवायरमेंट हो गए, एजुकेशन हमारा शिक्षण हो गया, पावर्टी एलिवेशन गरीबों को हटाना हो गया, वेयर कोऑर्डिनेटेड एक्शन एंड टाइमली डिसीजंस आर क्रूशियल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम समझेंगे, मान लीजिए कोई अगर स्टेट है जहाँ पे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने हमारे जो है उन्होंने बताया कि 2 दिन के बाद बहुत बाढ़ आने वाली है, तो उस एरिया के जितने भी लोग हैं उनको किसी सेफ जगह पे आपको हटाना है। अब ऐसी सिचुएशन में स्टेट
स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉल करके पूछेगी कि हमें क्या करना है? नहीं। जो लोगों की जान बचाना ये स्टेट और सेंटर ये दोनों की जिम्मेदारी होती है। ऐसी सिचुएशन में स्टेट खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस सिचुएशन को हैंडल करेगा, रेस्क्यू ऑपरेशन को अरेंज करेगा, सेंटर की भी यहाँ पे मदद लेगा। वही कह रहे हैं कि यहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता था, है ना? प्लानिंग कमीशन में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता था, लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं है। नीति आयोग में क्या है ना, जितने भी सेक्टर है जिनमें सेंटर और स्टेट की कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, वहां पे कोऑर्डिनेशन एक्चुअल में होता है। आगे बोल रखा है सेकंड, इवन इफ देर आर ऑन द स्टेट और एक सेकंड फ्रेंड Second, even if they are on the state or concurrent list, the union government may be forced to interfere in the national interest. अब पहली केस में हमने देखा कि वहां पे दोनों की जिम्मेदारी थी, लेकिन फिर भी स्टेट ने आगे जाके लोगों की जान बचाई, है ना? फिर सेकंड केस में क्या होता है ना कि मान लीजिए दोनों की जिम्मेदारी है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो यूनियन गवर्नमेंट है उनको कभी कभी उन्हें जबरदस्ती वहां पे इंटरफेयर करना पड़ता है, ताकि वो, क्योंकि वो इश्यू जो होता है ना वो नेशनल इंटरेस्ट में होता है। मान लीजिए अभी हमारे दिल्ली की जो पोल्यूशन है ना, दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत खराब है, सबको पता है। तो क्यों खराब है ऐसी? क्या हो ना कि जो हमारे बाकी स्टेट के जो यूपी, आई थिंक हरियाणा, एमपी, इन सारे एरिया से जो भी उनके एग्री के जो रॉ मटेरियल बचते हैं ना, जो गेहूं उगाने के बाद, गेहूं हार्वेस्ट होने के बाद जो वहां पे रेसिड्यू होते हैं, एग्री रेसिड्यू, जो नीचे वाले उनके ऐसे होते हैं, वो सॉरी मुझे एक जल्दी वर्ड याद नहीं उसका, कि उनको फिर वो जलाते हैं, है ना? जलाते हैं ना, तो जलाने के बाद जो धुआं होता है ना, वो यहाँ पे दिल्ली में आ जाता है इतनी दूर तक। फिर वो क्या करता है कि दिल्ली की पोल्यूशन में और ज्यादा, दिल्ली की जो एयर है ना, एयर क्वालिटी, उसको खराब करता है। तो अब ये क्या कोई सिर्फ ये जो इशू है ना, ये नेशनल इंटरेस्ट में है ना। अभी दिल्ली क्या है ना, हमारे पूरा मतलब हमारा ये दिल्ली हमारी सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है, कि ये नेशनल इंटरेस्ट में आता है। तब यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट में इसमें अपना डिसीजन लेगा, अपना यहाँ पे इंटरफेयर वो करेगा फोर्सफुली। सम पब्लिक सर्विसेज ऑन द स्टेट लिस्ट में रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटेड एक्शन टू अचीव मिनिमम क्वालिटी अक्रॉस द कंट्री रोल ड्यू टू नेशनल एक्सटर्नलिटीज एंड रेसिडुअल। सेम सेम लाइन का अलग अलग वर्ड्स में है कि बाकी सारी जो भी पब्लिक सर्विसेज होती है ना, जो कि स्टेट लिस्ट में है, और जिनको स्टेट के सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करना है, ताकि जो मिनिमम क्वालिटी है हमारी, मिनिमम क्वालिटी मतलब एटलीस्ट स्टेट और सेंटर मिलके हमारी इतने इतने सेक्टर्स की एटलीस्ट इतनी तो डेवलपमेंट कर दे, है ना? तो ये यहाँ पे बता रखा है। हेल्थ केयर, अर्बन डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स। अभी ये ऐसे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गए, अर्बन डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन। यहाँ पे दोनों को, स्टेट और गवर्नमेंट को एक दूसरे से मिला करके, एक दूसरे से बात करके यहाँ पे इश्यूज को सॉल्व करना है। अभी तीसरी बात बोल रखे है कि थर्ड, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी टू द पीपल, स्टेट्स में बी एक्टिव इन इम्प्लीमेंटेशन एज एजेंसीज इन द केस ऑफ यूनियन मैटर्स एज वेल। अब बोल रहे हैं कि प्रॉक्सिमिटी मतलब किसी के नजदीक होना, है ना? अभी स्टेट गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक के ज्यादा नजदीक कौन है? स्टेट है या सेंटर है? ऑब्वियसली स्टेट है। तो यहाँ पे अगर स्टेट, पीपल के पास स्टेट है, तो यहाँ पे स्टेट वालों का एक एक्टिव रोल होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में। साथ ही साथ में यहाँ पे यूनियन मैटर्स भी होता है। जैसे कि हमने देखा ना, अगर बाढ़ आ जाएगी तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट जाएगी ना, सेंटर को तो आने में टाइम लगेगा। वही बात है। फिर कह रहे, फर्दर मोर बाय मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, नीति आयोग कैन अलाउ द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एज वेल एज फोस्टर हेल्दी इंटर गवर्नमेंटल कॉम्पिटिशन। अब नीति आयोग क्या करता है ना, कि मॉनिटर और कंट्रोल तो करता ही है, उसके साथ साथ क्या करता है, जो भी नॉलेज है उसको भी एक्सचेंज करता है, एक दूसरे से बांटता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। जो भी हमारे अनुभव है, एक्सपीरियंसेस है, उसको बांट के यहाँ पे एक हेल्दी हेल्दी कंपटीशन को यहाँ पे बढ़ावा देता है। टू एनकरेज अ कल्चर ऑफ कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, नीति आयोग इज डेवलपिंग परफॉर्मेंस बेस्ड लिंक्ड रेटिंग्स फॉर स्टेट्स अक्रॉस मेनी वर्टिकल्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि नीति आयोग चाहता है कि कंपटीशन बढ़े, है ना? कंपटीशन बढ़ेगा तो उसका हमें को फायदा होगा, कि कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग क्या करता है, परफॉर्मेंस बेस्ड रेटिंग्स देता है। राज्य को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें ग्रेड देता है। अब ये ग्रेड किसी पे डिपेंड होते हैं, कि मेनी वर्टिकल्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको कंसिडर करके यहाँ पे ग्रेड दिए जाते हैं। द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन वेरियस सेक्टर्स इन डिफरेंट स्टेट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एफर्ट्स विल बी मेड टू रिप्लिकेट देम इन अदर स्टेट। अब जो भी अलग अलग सेक्टर्स है हमारे अलग अलग स्टेट में, उनमें जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है,
अगर किसी सेक्टर की डेवलपमेंट कराने के लिए किसी स्टेट ने किसी बेस्ट प्रैक्टिस का यूज किया है, तो उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा और उस बेस्ट प्रैक्टिसेस को किसी दूसरे राज्य में रिप्लिकेट किया, रिप्लिकेट मतलब कि दोहराना है ना, किसी दूसरे राज्य की डेवलपमेंट के लिए दोहराया जाएगा, ये यहाँ पे बोल रखा है। तो आगे का पॉइंट है हमारे कि प्रोमोटिंग इनोवेशन है। नीति आयोग का क्या काम है? प्रोमोटिंग इनोवेशन एज अ की गवर्नमेंट थिंक टैंक वर्किंग ऑन न्यूमरस डेवलपमेंटल इश्यूज। It should not only have basic research skills but also access and outsource research on important subject throughout the world। अब बोल रहा है कि जबकि नीति आयोग क्या करता है ना, वो गवर्नमेंट के लिए एज ए थिंक टैंक यहाँ पे काम करता है। तो जो क्या करता है, काफी सारे डेवलपमेंटल इश्यूज पे काम करता है। तो उसके पास सिर्फ बेसिक रिसर्च स्किल्स ही नहीं होने चाहिए, उसके पास आउटसोर्स रिसर्च भी होने चाहिए। आउटसोर्स रिसर्च यानी कि किसी थर्ड पार्टी को आप रिसर्च करने के लिए देते हो, है ना। हो सकता है आप कुछ अलग रिसर्च करो, वो कुछ अलग रिसर्च करे, दोनों का मिलाप खा के कुछ और हम पॉजिटिव इनकम यहाँ पे लाए, जिसकी वजह से आपको खुद की रिसर्च स्किल तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ आपको रिसर्च जो है वो आउटसोर्सिंग करना चाहिए, ताकि आपका टाइम बच सके, आपकी इफिशियंसी बढ़ सके और आपका पैसे भी यहाँ पे कम लगे on important subjects throughout the world. For example, the Atal Innovation Mission, which is also part of Niti Aayog, has already made significant contributions to boosting India's innovation environment। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया गया था नीति आयोग के तहत जिसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन। तो इस मिशन की क्यों इस मिशन को चलाया गया था? क्योंकि इसका एक एम था कि इंडिया का जो हमारा इनोवेशन इन्वायरमेंट है ना, आपको जो रिसर्च और इनोवेशन करना है, नई नई टेक्निक्स लानी है, उसके रिगार्डिंग ये प्रोग्राम था। एज ऑफ जून 2022 इट हैज कंस्ट्रक्टेड ओवर 9500 अटल टिंकरिंग लैब्स इन स्कूल्स अराउंड द कंट्री। अब इस प्रोग्राम के तहत हमारे देश में 2022 में कितनी अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की गई? तो 9500। एक बात मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स कि अटल टिंकरिंग लैब्स है ना, ये क्या होती है ना, ये स्कूल के बच्चों को इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बचपन से उनको ये पता हो कि इनोवेशन क्या होता है, बिजनेसेस कैसे होते हैं, ताकि वो आगे चल के बिजनेसमैन बन सके। उसके बाद कह रहे हैं इट हैज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड 68 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स टू सपोर्ट द यंग इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स। उसके साथ साथ इस प्रोग्राम के तहत 68 जो है ना अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बने थे, वही वर्जन है, लेकिन ये क्या है ना, बड़े लोगों के लिए ना, यंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। नीति आयोग स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, ये भी एक नीति आयोग का पार्ट है। इन डिसंबर 2018 नीति आयोग पब्लिश्ड इट्स कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया इंक्लूडिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स फॉर 2022 एंड 23। तो बोल रहे हैं कि दिसंबर 2018 में क्या हुआ था ना, कि नीति आयोग ने एक नेशनल स्ट्रेटेजी बनाई थी, जिसमें ये क्लियर लिखा गया था कि 2022-23 तक हमें क्या क्या करना है। इट इज अ फुल एक्सपोजिशन It is a full exposition spanning 41 critical areas that recognizes previous accomplishments, identifies binding restrictions, and recommends the path ahead to achieve the explicitly defined objectives। अब बोल रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम था ना, न्यू इंडिया एट 75, इसमें कहते हैं ना टोटल 41 क्रिटिकल एरियाज थे। तो ऐसे ऐसे सेक्टर्स, ऐसे ऐसे एरिया जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से बहुत जरूरी होते हैं। तो उनकी जो प्रीवियस अकम्पलिशमेंट थी, उनके जो सक्सेस था पहले, जो उन सेक्टर्स ने पाया था, उनको यहाँ पे कंसिडर किया गया। उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको भी कंसिडर किया है ना, जो कमियां थी या जो उनके अच्छी चीजें थी, उन सबको यहाँ पे कंसिडर करके यहाँ पे एक पाथ सेट किया, एक रोड बनाई और एक्सप्लिसिटली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया, है ना। जो भी पुराने हमारे सेक्टर्स थे, उन्होंने कैसे सक्सेस हासिल की, कौन कौन सी एरिया में वो फेल हो गए, इन सारी चीजों को कंसिडर करके एक पाथ बनाया, एक रास्ता बनाया, और वहां पे इन्होंने क्लियरली, एक्सप्लिसिटली मतलब रिटर्न में, है ना, तो यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया है कि हमें क्या क्या करना है। During the document's creation, nearly 800 stakeholders from the government, central, state, and district levels, as well as over 5,500 external specialists, were contacted। तो जब ये डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा था, तो तब क्या था ना कि सारे स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे बुलाया गया था, जिसके 800 स्टेक होल्डर्स थे, काफी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी थे, स्टेट थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के थे। इन सबको बुला के फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ था। द डॉक्यूमेंट्स 41 चैप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, न्यू इंडिया एट द रेट 75, तो इसके 4 सेक्शन है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए जरूरी है ये भी। और फ्रेंड्स, ये भी मैं आप बता दूं आपको कि मैंने बोला था कि हिस्ट्री में से नहीं आएंगे, लेकिन ये जो नीति आयोग के जो दो यहाँ पे बताए गए ना, ये अटल इनोवेशन मिशन, ये टिंकरिंग लैब्स क्या होता है, एक बार आपको बस नंबर से याद रखिए ना, इतना डिफिकल्ट नहीं याद हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि हिस्ट्री है, लेकिन इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है ना।
जीडीपी या आपका जो प्रॉफिट होता है उसके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये जो पॉलिसीज होती है ना वो एक बार ही बनती है, तो इसको आप रीड करके जाइए। तो आगे बोल रखा है कि जो एट 75 के जो फोर सेक्शंस थे उनमें से पहला है ड्राइवर, फिर सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर थर्ड है इंक्लूजन और फोर्थ है गवर्नेंस। तो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ड्राइवर। द फर्स्ट सेक्शन ऑन ड्राइवर्स फोकसेस ऑन द इंडियंस ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस with chapters on growth and employment, doubling of farmers' incomes, upgrading the science, technology, and innovation ecosystem, and promoting sunrise sectors like fintech and tourism। अब सबसे पहले जो यहाँ पे सेक्शन था ड्राइवर, तो ड्राइवर मतलब आपको पता है कि जो इंजन है ना, इंजन था ये इस चैप्टर, आप बोल सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट जो था हमारा @75, उस डॉक्यूमेंट का ये ड्राइवर था। तो ड्राइवर फेज में हमें कौन कौन से सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देना था कि जो डबलिंग द फार्मर्स इनकम, फार्मर हमारे किसान भाई लोगों का इनकम हमें डबल करना है। अपग्रेडिंग द साइंस, साइंस को बढ़ावा देना है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है, इनोवेशन को बढ़ावा देना है, सनराइज सेक्टर को बढ़ावा देना है। सनराइज सेक्टर जो कि अभी नेशनल स्टेज में है, जिनको अभी और ज्यादा ग्रो करना है, जैसे कि फिनटेक, आपका गूगल पे, फोन पे है, ये क्या है, फिनटेक है। टूरिज्म, सम ऑफ द की रिकमेंडेशंस इन द सेक्शन ऑन ड्राइवर इंक्लूड्स। तो इस सेक्शन में इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि 2022-23 तक हमें क्या क्या करना है ड्राइवर्स में। तो accelerating the economy to achieve a GDP growth rate of about 8% on an average to make it a $4 trillion economy by 2022 and 23। तो बोल रहे हैं कि 2022 तक हमारी जो जीडीपी है वो एवरेज 8, हर साल में एवरेज 8% तो होनी ही चाहिए, ताकि 2022-23 आने तक हमारी इकोनॉमी जो है $4 ट्रिलियन इकोनॉमी यहाँ पे बने। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन विल बी इंक्रीज फ्रॉम 29% इन 18 to 36% इन 2022। तो बोल रहे हैं कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है ना, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मैंने बताया आपको फ्रेंड्स कि ये क्या करता है, किसी भी देश के बारे में ये जानकारी देता है कि वो देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा लगा रहा है। तो वो 2018 में था 29%, उसको 2022 में हमें कितना करना है, 36% यहाँ पे करना है। टू एनहांस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इंक्रीजिंग द टैक्स टू जीडीपी रेशियो टू एटलीस्ट 22% ऑफ जीडीपी बाई 22-23 फ्रॉम 17% इन 2018। तो बोल रहे हैं कि जीडीपी में जो हमारा टैक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, वो 2018 में कितना था, वो 17% था, लेकिन 2022-23 में हमें उसे बढ़ा के 22% करना है। टू राइज द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू $800 अ ईयर बाय 2022-23 एज अगेंस्ट $478 बिलियन इन 2018। तो बोल रहे हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट आपको बताया फ्रेंड्स कि हम चीजें बना के अपने देश में बना के दूसरे देशों को बेचते हैं। तो एक्सपोर्ट जो है हमारा 2018 में कितना था, $478 बिलियन था। उसको हमें 2022-23 आने तक कितना करना है, $800 बिलियन यहाँ पे करना है। कंटिन्यूड एग्जिट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड फर्दर लिबरलाइजिंग द एफडीआई रिजिम। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो नॉन स्ट्रेटेजिक हमारे सेक्टर्स है उनमें से गवर्नमेंट को ज्यादा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का नहीं रखना है। इन शॉर्ट यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को अलाउड करना है ना। नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर मतलब, स्ट्रेटेजिक मतलब क्या होता है ना कि जो ज्यादातर गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं ना, जो ऐसे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो हमारी इकोनॉमी के इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफी क्रिटिकल होते हैं। जैसे कि जहाँ पे हम लोग ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन को अलाउ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारा है बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एनर्जी, या आप नेशनल सिक्योरिटी मतलब डिफेंस है ना, यहाँ पे आप ज्यादा प्राइवेटाइजेशन को अलाउ नहीं कर सकते हो। और दूसरा आता है नॉन स्ट्रेटेजिक। नॉन स्ट्रेटेजिक मतलब जो गवर्नमेंट ओन्ड ही होते हैं, लेकिन वहां पे आप प्राइवेटाइजेशन को अलाउ कर सकते हो, गवर्नमेंट का ज्यादा स्टेक नहीं होता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गए, या शिपिंग, शिपिंग कंपनीज आपकी, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग यहाँ पे गवर्नमेंट ओन यहाँ पे पीएसयू होते हैं, लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन पे यहाँ पे अलाउ हो सकता है। तो ऐसे सेक्टर में हमें प्राइवेटाइजेशन को अलाउ करना है, मतलब गवर्नमेंट को एग्जिट करना है। टू कन्वर्टिंग फार्मर्स टू एंटर एग्रीप्रीनियर्स बाय फर्दर एक्सपेंडिंग ई नेशनल एग्रीकल्चर मेकर्स एंड रिप्लेसिंग द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट विद द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइवस्टॉक मार्केटिंग एक्ट। बोल रहे हैं कि फार्मर को हमें क्या करना है ना, एग्रीप्रीनियर्स है ना, मतलब एग्री में उनको बिजनेसेस को बढ़ावा देना है, और यहाँ पे एक्सपांड करना है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या होता है ना कि जो भी हमारे किसान भाई लोग हैं ना, वो यहाँ पे ऑनलाइन उनकी प्रोड्यूस को, जो भी उनके प्रोड्यूसेस है, जो भी उनके उपज है, उनको यहाँ पे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आगे बोल रहे हैं कि प्रोमोटिंग अ जीरो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स दैट रिड्यूसेस कॉस्ट, इंप्रूव लैंड क्वालिटी एंड इंक्रीज फार्मर्स इनकम।
अब हमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करनी है, मतलब हमें जो भी फर्टिलाइजर्स हम ज्यादा छिड़कते हैं, जो भी दवाइयाँ हम छिड़कते हैं, उनको हमें कम करना है और हमें नेचुरल फार्मिंग करनी है। मतलब आपने देखा हो कि जो भी गोबर से हमें खाद खाद मिलता है या फिर जो भी नेचुरल चीजें हैं, उन्हीं में से उन्हीं को यूज करके हमें खेती बाड़ी करनी है, ताकि आपका जो ना कॉस्ट कम हो जाए, आपकी जो सॉइल की क्वालिटी है ना, मिट्टी की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी खासी रहे, और इसके साथ साथ हम किसान भाई लोगों का यहाँ पे इनकम भी बढ़ जाए। दिस हैज emerged as tested method for putting environment carbon back into the land, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन का लेवल है ना वो भी कम हो जाएगा। रिप्लेसिंग द कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस बाय द एग्रीकल्चरल ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे क्या हुआ करता है, अभी एग्रीकल्चर ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई, किसकी जगह पे? CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। अब यहाँ पे एग्री ट्रिब्यूनल्स मतलब क्या होता है ना, कि यहाँ पे मान लीजिए जो भी एग्रीकल्चर लैंड है ना, उसको लेके अगर मालिक और मजदूर के बीच झगड़े होते हैं, तो वहां पे यहाँ पे उसकी सुनवाई होती है एग्रीकल्चर ट्रिब्यूनल में। टू एंश्योर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, कंप्लीट कोडिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज एंड मैसिव एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू अपस्किल एंड एक्सपर्ट द अप्रेंटिसशिप्स। तो कह रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां देनी है, कोडिफिकेशन करना है लेबर लॉस का। कोडिफिकेशन मतलब क्या होता है ना, जब भी कोई लॉ आता है तो उसमें रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उन सबको कलेक्ट करना होता है, रीस्टेट करना होता है, अच्छे से अरेंज करना होता है और लिखा भी जाता है, इसको बोलते हैं हम कोडिफिकेशन। तो यहाँ पे लेबर लॉस को लेके कोडिफिकेशन होता था। एंड मैसिव एफर्ट्स मस्ट बी, और उसके साथ साथ अप्रेंटिसशिप को भी यहाँ पे बढ़ावा देना है। लॉन्च अ मिशन एक्सप्लोर इन इंडिया बाय रिवैम्पिंग मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंस पॉलिसी। अब यहाँ पे मिनरल्स को लेकर भी पॉलिसी थी कि उनको उनको लेके एक यहाँ पे प्रोग्राम चलाया गया है कि एक्सप्लोर इन इंडिया, जिसके तहत जो भी मिनरल्स होते थे हमारे, उनका एक्सप्लोरेशन को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया और लाइसेंस पॉलिसी को भी यहाँ पे चेंज किया गया था। आगे का पॉइंट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर नाम सुनते ही थोड़ा सा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हम बोलते हैं ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमारी बिल्डिंग अच्छी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक मतलब होता है कि ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो आपको या आपके देश के किसी कार्य को करने में या फंक्शन करने में देश की मदद करता है। अगर मान लिया इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल अगर हम बोले तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, या कम्युनिकेशन हो जाएगा, पावर सप्लाईज, बिल्डिंग्स, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे काम करने में हमें मदद करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब दी सेकेंड सेक्शन ऑन, ये सेकेंड सेक्शन है हमारा, जो हमारा प्रोग्राम था एट 75, उसका क्या है ना, ये सेकेंड सेक्शन है। The second section on infrastructure has 11 chapters that elaborate physical foundations of growth that are crucial to enhancing the competitiveness of the Indian business and also ensuring the citizens ease of living. अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारा सेकंड सेक्शन है, वो उसमें टोटल 11 चैप्टर्स थे। तो इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि कंपटीशन बढ़े हमारे इंडियन बिजनेसेस में, और हमारी जो यहाँ के लोग हैं उनके जो रहते हैं यहाँ पे, तो उनके लिविंग को भी आसान किया जाए। अब रिकमेंडेशन क्या थे इसके? Establishing Rail Development Authority and the main function of RDA will be advising and making informed decisions on an integrated, transparent and dynamic pricing mechanism for the railways. तो बोल रहे हैं कि जो भी रेलवे में था ना, रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पे बनाई गई, एक डिपार्टमेंट यहाँ पे बनाया गया, जो क्या करता है ना कि एडवाइस करता है और डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है इंटीग्रेटेड मैनर में, है ना, सबको मिला के, जो कि ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शक हो, वहाँ पे कोई भी भेदभाव ना हो, और डायनामिज्म प्राइसिंग, है ना, अलग अलग प्राइसिंग को कंसिडर करके यहाँ पे इन्होंने ये निर्णय यहाँ पे लिए। डबलिंग द शेयर ऑफ, देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, आपको इतना भी याद रखने की जरूरत नहीं, एकदम लाइन पढ़ते ही समझ आता है कि ये पॉजिटिव सेंस में बोला है। डबलिंग द शेयर ऑफ फ्राइट ट्रांसपोर्टेड बाय कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज इनिशियली वाइबिलिटी गैप, ओके इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बोल रहे हैं कि जो भी हमारा फ्राइट मतलब क्या होता है ना, कि जो बोझ है ना, बोझ होता है, वेट होता है, जो भी हम यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उनमें जो कोस्टल शिपिंग है या जहाजों से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, या वाटर वाटर के इनलैंड वाटर वे से जो होती है ना, उसका शेयर जो है उसको अभी हमें डबल करना है 2022-23 तक। ऐसा हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ताकि हमारा जो शेयर है ना जहाजों का या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, जो रेलवे, सॉरी रेलवे नहीं, यहाँ पे इनलैंड वाटर वेज का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे हमें डबल करना है। आगे इन्होंने बोल रखा है कि, और यहाँ पे इनिशियली वाइबिलिटी गैप फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड अंटिल द इंफ्रास्ट्रक्चर इज फुली डेवलप। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, हम मान लिया हमने मान लीजिए कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हमने शुरू भी कर दिया, हमने उसको टाइम दे दिया 6 मंथ का, है ना। लेकिन अगर 6 मंथ में वो नहीं हो पाता है जो, तो वहाँ पे अगर गैप है ना, वाइबिलिटी गैप मतलब वाइबल मतलब ऐसी चीज जो प्रैक्टिकल है, जो
पॉसिबल है इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन अगर वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, मान लीजिए बीच में जैसे कोरोना आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो गैप होता है ना, गैप आ जाएगा इनके बीच में, तो उसके लिए फंडिंग भी इस प्रोग्राम के तहत की जाएगी। डेवलपिंग एन IT इनेबल प्लेटफॉर्म फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड प्रमोटिंग मल्टी मॉडल एंड डिजिटाइज्ड मोबिलिटी। अब यहाँ पे IT इनेबल प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि IT इनेबल प्लेटफॉर्म के जरिए हम क्या करेंगे, जो भी अलग अलग मोड से हमारे ट्रांसपोर्ट के, जैसे कि रेलवेज हो गए, पानी से हो गए, जहाज से हो गए, विमान से हो गए, इन सबको एक जगह पे इंटीग्रेट करेंगे और मल्टी मॉडल बनाएंगे और डिजिटाइजेशन यहाँ पे बढ़ाएंगे। विद द कंप्लीशन ऑफ द भारत नेट प्रोग्राम इन 2019, ऑल 2.5 लाख ग्राम पंचायत विल बी डिजिटली कनेक्टेड। तो वहाँ पे एक 2019 में एक प्रोग्राम चला गया जिसका नाम था भारत नेट प्रोग्राम। उसके तहत 2.5 लाख ग्राम पंचायत को यहाँ पे डिजिटली कनेक्ट किया गया। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एम टू डिलीवर ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ग्राम पंचायत लेवल्स डिजिटली बाय 22 एंड 23। तो किया नहीं गया ये इनका ये इस प्रोग्राम के तहत है ना, जो एट 75 ये डॉक्यूमेंट था, उसके तहत इन लोगों का ये भी एक रिकमेंडेशन था कि 2022-23 आने तक हम लोग जो भारत नेट प्रोग्राम बनाएंगे, जिसके तहत हमारे 2.5 लाख ग्राम पंचायत जो है वो डिजिटली एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, जिसकी वजह से हम क्या कर पाए ना, जो गवर्नमेंट सर्विसेज है हम लोगों को वो डिजिटली यहाँ पे दे पाएंगे। ये इसका यहाँ पे उद्देश्य था। चलिए यहाँ पे आपका पार्ट 4 खत्म होता है। क्विक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो प्लानिंग कमीशन को हटा के यहाँ पे नीति आयोग की शुरुआत क्यों की, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में 2 इनकंसिस्टेंसीज थी। पहली बात तो ये थी कि 5 ईयर प्लानिंग मॉडल कुछ और था और डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी कुछ और थी, कागज पे कुछ था और रियल में कुछ था। फिर इन्होंने भी बोल रखा है कि यहाँ पे सेकेंड कंट्रडिक्शन कहाँ पे हुआ, कि वहां पे एक कंट्रडिक्शन था सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के बीच में और स्टेट डेवलपमेंटल रोल के बीच में। तो रिसोर्स अलोकेशन को लेके, फंडिंग को लेके यहाँ पे सेंटर और गवर्नमेंट के बीच बनती नहीं थी ज्यादा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक्चुअल में स्टेट गवर्नमेंट को वर्क करना था, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट जो उनको लिमिटेड एनवायरमेंट में यहाँ पे काम करना पड़ा, क्योंकि वहां पे ना किसी एक स्टेट में कोई सिंगल पार्टी नहीं थी, हर एक स्टेट में अलग अलग पार्टीज थी, उसके साथ साथ कोलिजन गवर्नमेंट भी फॉर्म हो रहे थे, जिसकी वजह से उनका जो प्रॉब्लम थी, जो मिलाप खाने की, वो और बढ़ गई थी। फिर यहाँ पे एक बात आती है कि अब जिम्मेदार कौन है ना, अगर प्लानिंग ठीक से नहीं हो पा रही तो कौन जिम्मेदारी लेगा। ये प्लानिंग कमीशन में किसी को भी जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, अभी नीति आयोग की जिम्मेदारी है कि वो अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करे, एस्टेब्लिश करे। तो नीति आयोग ने क्या किया यहाँ पे कि अकाउंटेबिलिटी को कैसे एस्टेब्लिश किया, उसने एक डिपार्टमेंट बनाया, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, जिसके जरिए वो क्या करती थी ना, रियल टाइम पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज को डेटा को कलेक्ट करती थी और उस डेटा की यूज करके फिर यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को एस्टेब्लिश करती थी थ्रू दी ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्ट। फिर नीति आयोग क्या किया, यही बताता है कि नीति आयोग के बारे में पॉजिटिव बातें यहाँ पे कर रही कि उसने कैसे स्टेट के बीच में यहाँ पे फेडरलिज्म लाया ना, यूनिटी लाई। फिर उसके बाद बोला कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर से जहाँ पे स्टेट और सेंटर के बीच यूनिटी ना होने के बाद भी, कोऑर्डिनेशन ना होने के बाद भी उनको काम करना है। फिर कैसे कैसे स्टेट में, कैसे कैसे स्टेजेस में स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे फोर्सफुली इन्वॉल्व होता है, या यूनियन गवर्नमेंट कैसे यहाँ पे फोर्सफुली इन्वॉल्व होता है, वो यहाँ पे बता रखा है कि जैसे कि हेल्थ केयर, अर्बन डेवलपमेंट एंड पावर्टी रिडक्शन, ये ऐसे सेक्टर से जहाँ पे दोनों को एक दूसरे से साथ कोऑर्डिनेशन में रहने के काम करना पड़ता है। फिर तीसरी बात ये बोली कि स्टेट की जो है ना, वो सबसे ज्यादा लोगों के करीब स्टेट गवर्नमेंट होता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अभी ऑब्वियस बात है, सेंटर तो दूरी होगा ना। फिर आगे आगे कुछ है नहीं, बोल रहे हैं कि नीति आयोग ने क्या किया कि परफॉर्मेंस बेस्ड रैंकिंग यहाँ पे सारे राज्यों को दी। अभी रैंकिंग देने के लिए भी नीति आयोग ने जो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिनको कंसिडर किया। अगर कोई एक स्टेट यहाँ पे कोई किसी एक स्टेट में पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के अगर कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस है, तो उन्हीं बेस्ट प्रैक्टिसेस को किसी दूसरे स्टेट में भी यहाँ पे रिप्लिकेट किया गया। अभी इनोवेशन की बात करें ना, इनोवेशन में इन्होंने 2 पॉलिसी की बात करी थी, अटल, यहाँ पे एक पॉलिसी लाई गई, अटल इनोवेशन मिशन। तो उसके तहत क्या किया ना, अटल टिंकरिंग लैब्स खोली गई, कितनी खोली गई, 9,500 खोली गई 2022 में। फिर अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी खोले गए, कितने खोले गए, तो 68 खोले यहाँ पे गए थे। फिर बात आती है कि नीति आयोग आपका न्यू इंडिया @75, ये क्या है ना, ये एक डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट में टोटल ना 41 जो सेक्टर से आपके या एरियाज है उनको कंसिडर करके इस डॉक्यूमेंट को बनाया गया। इस डॉक्यूमेंट में 4 अलग अलग सेक्शन से ड्राइवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन एंड
गवर्नेंस। तो हमने देखा इस पार्ट में हमने ड्राइवर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा। तो ड्राइवर मतलब सिंपल होता है कि आप है ना, आपका इंजन होता है ये, जिससे आपकी गाड़ी चलती है। तो इस इंजन में जो बहुत सारे सेक्टर, जैसे कि हमें डबल करना है फार्मर्स का इनकम, साइंस को बढ़ावा देना है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है, इनोवेशन को बढ़ावा देना है, सनराइज सेक्टर्स को बढ़ावा देना है। फिर यहाँ पे इन्होंने ऐसे ऐसे रिकमेंडेशन दिए कि 2022 तक हमें क्या क्या करना है ना फ्रेंड्स। इसको मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। फिर बात आई इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऐसी कोई भी चीज जो हमारे देश को कोई काम करने के लिए आसानी दे दे, है ना, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर, बिल्डिंग और भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें भी कुछ रिकमेंडेशन दिए गए फ्रेंड्स, इसे भी आप लोग एक बार पॉज करके देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने रेड में हाईलाइट किया है ना, ये 2.5 लाख ग्राम पंचायत। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पार्ट 4 खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।